Hello student, how are you? I hope you all are fine. देखिए आज का जो टॉपिक होगा वो होगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, एलपीजी फार्मूला भी बोलते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक क्राइसिस को 1991 स्टडी किया था। उसके पीछे रीजंस भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जैसे कि गल्फ वॉर था, गल्फ कंट्री में इराक ने इन्वेशन किया था कुवैत पर, ये सब हम लोगों ने स्टडी किया था जो मेन रीजंस था। इसलिए उसका प्राइस, ऑयल का प्राइस बढ़ गया था और सोवियत यूनियन का जो 15 टुकड़ों में बांट जाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजंस था। बीओपी क्राइसिस ओवरऑल हुआ था। बीओपी क्राइसिस का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक का एक टॉपिक, इसलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस भी बोलते हैं क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हुआ था। ये क्राइसिस एक टोटल इकोनॉमी पर पड़ा था, इसलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक भी बोलते हैं। तो आफ्टर 1947 के बाद इंडिया वाज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये कैपिटलिज्म भी था और सोशलिज्म भी था। कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं रहता है, ये टोटली मार्केट ओरिएंटेड होता है, मतलब मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पर डिपेंड करता है कितना प्राइस होगा किसी भी प्रोडक्ट का। और सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्राइस गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है। तो ये सब होता है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। क्योंकि 1947 के बाद इंडिया उतना डेवलप नहीं था और अनएम्प्लॉयड भी बहुत था, इनइक्वलिटी भी बहुत था, तो उतना एडुकेटेड लेवल भी नहीं था। तो इसलिए ये मिक्स्ड इकोनॉमी एडॉप्ट किया था उस टाइम, क्योंकि ज़रूरत भी था। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल था जो कैपिटलिज्म में नहीं होता है। तो सब कुछ में ऑलमोस्ट एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल था। आज का टॉपिक पर हम जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इस पॉलिसी को एडॉप्ट जो किया था, इस पॉलिसी का जो फ्रेम हुआ था वो किसी कंडीशन जो जिससे हम लोन ले रहे थे ड्यूरिंग क्राइसिस, तो उसके कंडीशंस के ऊपर भी बेस है ये। वो रिकमेंडेशंस क्या था कि आप पॉलिसी में रिफॉर्म लाइए, अगर आपका ये स्ट्रक्चर्ड है देन वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू लोन। सो ये उसका भी रिकमेंडेशंस था आईएमएफ का। और इसके पीछे जो पॉलिसी इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो रिफॉर्म्स क्यों नेसेसरी चाहिए, ठीक है। जो अमाउंट हम लोगों को मिला था वो किस कंडीशंस पर मिला था, और जो एलपीजी का जो फीचर्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस सभी का डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, इसका फीचर्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग 47 के बाद प्रोडक्शन लेवल बहुत कम था। जो पीएसयू है, जब पब्लिक जो गवर्नमेंट ने जिसको कंट्रोल करता था, जिस इंडस्ट्री को, जिस सेक्टर को, उसमें भी बहुत इनएफिशिएंसी था, मतलब प्रॉफिट नहीं होता था, बहुत सारे लॉस होता था, प्रोडक्शन लेवल बहुत कम था, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होता था, टेक्नोलॉजी नहीं था। तो ये था प्रॉब्लम। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लैगिश था, इसलिए इसको, ये 3 to 4% था, इसलिए इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोलते थे उस टाइम। देखिए रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरत था। ड्यूरिंग 1991 इंडिया ने मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस किया था, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बढ़ गया था। जैसे उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत घाटती हुआ था। ओनली 2 to 3 वीक के लिए इंपोर्ट के लिए हम लोगों के पास फॉरेन रिजर्व था, और फिजिकल डेफिसिट्स बहुत हाई था, ओवर 8% ऑफ जीडीपी का 8% ये फिजिकल डेफिसिट था। इन्फ्लेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा था। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, गल्फ वॉर चल रहा था 1990 में, ठीक है, जिसके कारण ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गया था, बीओपी क्राइसिस को और ख़राब कर दिया था, ठीक है। तो ये था रिफॉर्म्स। और भी रीजंस था जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है। देखिए 1991 रिफॉर्म्स के पहले जो इकोनॉमी था वो था मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा, बट उसके बाद 1991 क्राइसिस के बाद, रिफॉर्म के बाद, कौन सा
ये हुआ, ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी है ऑलरेडी, अभी भी चल रहा है, बहुत सारे चीज़ों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी भी है। टोटली एलपीजी फार्मूला एडॉप्ट नहीं किया है अभी तक, बहुत बट मैक्सिमम कर दिया है। तो 1991 के बाद मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गया। मतलब मार्केट डिसाइड करेगा किस चीज़ का किस चीज़ का कितना प्राइस होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मार्केट कौन सा प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाना है, कौन सा घटाना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्री 1991 में लाइसेंस राज नीड था। अगर कुछ सेक्टर में, कुछ इंडस्ट्री में कुछ अगर कुछ कंपनी ने अगर कुछ बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसको लाइसेंस चाहिए, तो ये लाइसेंस पाना बहुत मुश्किल था उस टाइम, ठीक है। तो इस लाइसेंस राज को पूरा ख़त्म कर दिया 1991 के बाद, ये टोटली लिबरलाइज्ड हो गया था, ठीक है। जीडीपी 3 to 4%, जिसको हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, लेकिन पोस्ट 1991 के बाद वो 6 to 8% एवरेज ग्रोथ हो गया था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एकदम नहीं था, रेस्ट्रिक्शन बहुत हार्ड था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत टैरिफ लगता था, तो इसलिए ये टोटली स्टॉप था। मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी जैसा था, लेकिन 1991 के बाद ये लिबरलाइज्ड हो गया था, बहुत सारे सेक्टर लिबरलाइज्ड किया गया था। इन्फ्लेशन बहुत हाई था, वोलाटाइल था, बट 1991 के बाद ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई था, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत हाई था, लेकिन 1991 के बाद अभी भी है, लेकिन कंपैरेटिवली रिड्यूस किया गया है उसके बाद। देखिए, इंडिया जब क्राइसिस में गुजर रहा था तो उस टाइम आईएमएफ के पास गया कि मुझे लोन चाहिए, हम लोगों को हेल्प कीजिए। तो आईएमएफ ने एग्रीड किया, डेफिनेटली विल प्रोवाइड यू लोन, बट बिफोर दैट यू हैव टू adopt some conditions, you have to bring some reforms in your policy, then we will provide you loan। तो थोड़ा सा जो कंडीशंस रखा था, इस कंडीशंस पर हम लोन देंगे, जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल आप लोगों को जो आपके इकोनॉमी पर है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा या फिर टोटली रिमूव कर देना होगा। प्राइवेट सेक्टर में आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रमोट करना होगा, उसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना होगा। इंडियन इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होना चाहिए, मतलब ग्लोबल ट्रेड को परमिशंस देना होगा। आपका जो ट्रेड बैरियर्स है, मतलब बहुत सारे जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स जो टैरिफ लगा है उसको रिमूव करना होगा या फिर थोड़ा सा कम करना होगा। आपके ओवरऑल इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाना होगा। तो ये कंडीशंस दिया था आईएमएफ ने, जिसके बदले हम लोगों को 2.2 बिलियन लोन मिला था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो एलपीजी मॉडल पर बेस्ड है, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। देखिए, आईएमएफ ने 2.2 बिलियन अप्रोक्सीमेटली लोन दिया था, ठीक है। देखिए 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, ठीक है। तो ओवरऑल 2200 करोड़ हम लोगों को मिला था। तो ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट लोन था। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम आपको लोन एक साथ में नहीं देंगे, स्टेप बाय स्टेप देंगे और शॉर्ट टर्म्स के लिए देंगे, ठीक है। आप लोगों का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या फिर जो लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए ये बेसिकली लोन था, ये समझ लीजिए। वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया था 1.5 बिलियन कंबाइंड दोनों मिलकर, तो वो था डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट लोन था। डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट लोन मतलब आपका जो रिफॉर्म्स है, आपको रिफॉर्म लाना होगा, एक लॉन्ग टर्म्स के लिए हम डेवलपमेंट देखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें आपका जो रिफॉर्म स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना होगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये था एडजस्टमेंट लोन, मतलब आप इकोनॉमी को एडजस्ट कीजिए, आप इकोनॉमी को रिफॉर्म्स कीजिए, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये लोन था। आईएमएफ का जो लोन था वो था बीओपी को या फिर जो बाहर से लोन लिया है हम लोग उसको रीपेमेंट करने के लिए, वो शॉर्ट टर्म्स प्रोसेस था। ये था लॉन्ग टर्म्स लोन, ठीक है।
और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड, ये दोनों बैंक से हम लोग गोल्ड को गिरवी रखे थे। टोटल 67 टन ऑफ गोल्ड, उसमें से 20 टन्स था, 20 टन्स को हम लोग सेल कर दिया था जो यूबीएस यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड को, और 47 हम रीपेमेंट करके उसको वापस ले आए थे इंडिया में। ठीक है, वो 400 से 600 मिलियन मिला था, 1,710,00,000। देखिए लेबर रिलेशंस का जो फीचर्स है, लेबर रिलेशंस मीन रिमूविंग अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल का अननेसेसरी उसको रिमूव करना होगा, जो मैंने पहले बोला। लाइसेंस चार्ज को ख़त्म करना होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लेस कंट्रोल होगा, मतलब उसका जो टैरिफ है उसको आपको घटाना होगा। डिडक्शंस टैक्स एंड टैरिफ्स इसको घटाना होगा इंपोर्ट्स टैक्स में। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई, फॉरेन कंपनी को अलाउ करना होगा टू इन्वेस्ट इन इंडिया विथ लेस पेपर वर्क, मतलब लाइसेंस वगैरह करने के लिए जो पेपर्स वगैरह चाहिए तो उसको आपको थोड़ा सा लेस करना होगा, जिसके थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए और इस पर यहाँ पर बिजनेस करें। फ्रीडम इन प्राइसिंग, गवर्नमेंट स्टॉप फिक्सिंग प्राइस, मतलब मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए। गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट का कितना प्राइस होना चाहिए और कौन सा प्रोडक्शन होना चाहिए। मार्केट डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोडक्शन अभी के लिए ज़रूरी है और कौन सा प्रोडक्ट का उसका डिमांड के बेस पर या सप्लाई के बेस पर उसका प्राइस कितना होगा, वो मार्केट मैकेनिज्म करेगा। तो ये था कंडीशन, ये था लेबर लाइसेंस का फ्रीडम या फीचर्स। डीरेगुलेशंस ऑफ इंडस्ट्री, नो मोर नीड फॉर परमिशंस टू स्टार्ट बिजनेस इन मैनी सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर में परमिशंस नहीं चाहिए छोटा मोटा बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। ये स्मॉल कंपनी कैन नाउ स्टार्ट ए फैक्ट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम 10 डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक छोटा मोटा कंपनी को एक छोटा सा फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके पास नहीं जाना होगा। तो ये था बेसिक फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है जो ओनरशिप गवर्नमेंट का था पीएसयू में, जो पब्लिक सेक्टर पब्लिक जो अंडरटेकिंग है, वहाँ पर गवर्नमेंट का जो मोनोपोली था उसको ख़त्म करना होगा, उसको ओनरशिप प्राइवेट कंपनी को भी देना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर में शेयर था तो उसको गवर्नमेंट का जो शेयर है उसको डिसइन्वेस्टमेंट करना होगा, उसको थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को देना होगा, सेल करना होगा। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट कंपनीज वर अलाउड इन सेक्टर्स वर ओनली गवर्नमेंट यूज टू ऑपरेट अर्लियर। जैसे बहुत सारे सेक्टर था, जैसे टेलीकॉम, सिविल एविएशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट का टोटली कंट्रोल था, ये प्राइवेट लोगों का नहीं होता था। कहीं भी प्राइवेट कंपनी ये सब बिजनेस में नहीं एंटर कर पाता, तो उसको प्राइवेटाइजेशन किया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इफ़िशियंसी को ग्रो करना, गवर्नमेंट का जो बर्डन है उसको कम करना। पहले जो इस सभी सेक्टर में गवर्नमेंट ने बिजनेस किया था उसमें बहुत लॉस होता था। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी जो जब गवर्नमेंट के अंडर में था तो एवरी ईयर्स गवर्नमेंट को लॉस फेस करना होता था। तो ये प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जब इसको प्राइवेटाइजेशन किया तब गवर्नमेंट का बहुत लॉस, उसका जो बर्डन था तो वो कम हो गया और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गया बहुत। तो बीएसएनएल जैसे 1991 के बाद बीएसएनएल वाज द ओनली टेलीकॉम प्रोवाइडर, एक ही टेलीकॉम प्रोवाइडर था बीएसएनएल। अभी क्या है, अभी एयरटेल, जियो, वोडाफोन, बहुत सारे टेलीकॉम प्रोवाइडर आ गया है, इसलिए इसका जो रिज़ल्ट आप देख पा रहे हो, जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं इतना एडवांस जो 5G तक हो गया है। तो अगर ये कंटिन्यूसली चलता तो आज हम नहीं देख पाते, इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये था प्राइवेटाइजेशन का रिजल्ट। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन मीन इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट करना।
मतलब फ्री फ्लो ट्रेड, इंडिया का कोई कंपनी बाहर बिजनेस कर सकता है या फिर उसका अमेरिका का जो शेयर है उसको खरीद सकता है, उस वहाँ पर ट्रेड कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, मल्टीनेशनल कंपनी। देखिए एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या होता है, अगर इंडिया में एक कंपनी है, वो अगर दुनिया भर में उसका ब्रांच है, अगर जितना भी कंट्री है तो मैक्सिमम कंट्री में वो बिज़नेस कर रहा है, तो इसको हम मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। जैसे होंडा जापान का कंपनी है, लेकिन अभी भी इंडिया में उसका ब्रांच है, बहुत सारे कंट्री में उसका ब्रांच है, वो वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है और वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और सेल हो रहा है। वहाँ पे जिस कंट्री में उसका ब्रांच है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, बहुत लोगों को काम मिल रहा है। तो ये होता है मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी को अलाउ किया था वो सेट अप फैक्ट्री एंड ऑफिस इन इंडिया। इंडिया में ऑफिस सब खोल सकते हैं, इसका फैक्ट्री बना सकते हैं। कैपिटल को फ्री फ्लो कैपिटल, मतलब इजी मूवमेंट ऑफ मनी अक्रॉस कंट्रीज फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनी का फ्लो इजी हो गया था, मतलब मनी को अलाउ किया गया था कि दूसरे कंट्री पर मनी प्रोवाइड किया जाए वहाँ पर बिजनेस करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल को फ्लो करना, ठीक है। इंडिया जॉइंट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया 1995 में ज्वाइन किया। उसके बाद इंडिया का जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक ग्लोबली बढ़ गया था, ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज हो गया था, ठीक है। ये WTO ज्वाइंट होने के बाद इम्प्रूवमेंट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, मतलब जो ग्लोबल कंपनी है तो और दूसरे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करते थे, टेक्नोलॉजी आइडिया को एक्सचेंज करते थे। कम्युनिकेशंस बहुत ईजी हो गया था, इजी होना चाहिए भाई, इजी इस ग्लोबलाइजेशन में इजी होना चाहिए, ठीक है। ये फीचर्स है। देखिए आफ्टर ग्लोबलाइजेशन कंपनीज लाइक सैमसंग वगैरह जो है, होंडा, नेस्टल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टेड वर्किंग इन इंडिया। इंडिया में दे आर स्टार्टेड टू वर्किंग, ओके। तो ये हो गया। देखिए ग्राफ को एक बार देख लीजिए, प्री 1991 में ग्राफ कितना था। प्री 1991 में देखिए आप, ये था लेवल, मतलब 2.2%, 1.5 to 2% ये था इसका लेवल जीडीपी का। ये देखिए वर्टिकल पर हम जीडीपी लिए हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम ईयर लिए हैं, साल लिए हैं, ठीक है, ईयर। तो देखिए 1991 में आपका कितना था, ये था 1.5 to 2% का अप्रोक्सीमेटली। बट अभी जो है, अभी देख लीजिए 2020 के बाद, इस टाइम कोविड-19 चल रहा था, तो उसके बाद अब देख लीजिए अगर यहाँ पर टने तो 2024 to 5 होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 6.5 to 7%, अभी तो और ज़्यादा है, ठीक है। 2025 में अगर देखें तो ये करीब करीब 9 to 10%, 8 to 9% हो गया। तो ये था प्री एंड पोस्ट इकोनॉमी का एक ग्राफ, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते थोड़ा सा। Which of the following was not an objective of the 1991 trade policy reform? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था 1991 में जो रिफॉर्म था, उसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था। टैरिफ तो रिड्यूस, जो टैरिफ था उसको रिड्यूस किया गया था डेफिनेटली। एफडीआई को बूस्ट किया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया था, ये भी ठीक है। लाइसेंस इंपोर्ट लाइसेंसिंग लाइसेंस को भी एक्सटेंड किया गया था, तो ये भी ठीक है। डिक्लाइन ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन ये नहीं था। टेक्नोलॉजी को क्या डिक्लाइन किया गया था, डाउन किया गया नहीं, तो ये था राइट आंसर। Which of the following organization assisted India during the balance of payment crisis of 1991? कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया को हेल्प किया था। अगर यहाँ पर बोथ ऑप्शन था या फिर 1 2 या 2 3, तो अगर ऐसा होता तो शायद दोनों होता, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिंगल सिंगल है, तो IMF ने दिया था इसको।
ये आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर डी। तो यह था छोटा सा वीडियो, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए इससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्जाम में पूछेगा, ज़रूर पूछेगा, एक ना एक क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको जानना चाहिए। ये थियोरेटिकल अप्रोच मैंने इसलिए लाया कि आपको टोटल कंसेप्ट समझ में आए कि क्राइसिस क्यों हुआ था, उसके पीछे रीजंस क्या है। अभी जो क्वेश्चन पैटर्न बन रहा है वो बहुत ही कंसेप्चुअल बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये थ्योरी को मैंने स्टडी किया। आई होप दैट इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे या फिर गेस कर पाओगे। अभी जो पैटर्न्स है वो तो सब गेस करना होता है ना। यूपीएससी का पैटर्न उठाकर देख लीजिए, कोई भी स्टेट पीएससी देख लीजिए, जितना भी थोड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको गेस करना पड़ता है। मतलब जो उसका मेन एम होता है आपको चेक करना कि आपको कंसेप्ट है कि नहीं, इसके बारे में टोटल जानकारी है कि नहीं। तो ये था, इसलिए हम बोल रहे हैं कि थ्योरी को स्टडी कीजिए। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कुछ तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप एक बार छोटा सा डायरी में या फिर आपका नोट पेपर में इसको नोट ले कर लीजिए। आई थिंक यू कैन रिवाइज इट एंड द कॉन्सेप्ट वुड बी स्टॉक इन योर माइंड। ये बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड। थैंक यू।